लेकिन शिक्षकों की काफ़ी मांगे जो है अभी भी लंबित पड़ी हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पे ये आरोप लगता है कि सरकार का धन्यवाद नहीं करता है और आज मैं धन्यवाद से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री का कि जो एक मांग लंबी मांग थी और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, विजन डॉक्यूमेंट है, पिछले 4 साल पहले से जो है ये विचाराधीन थी कि जो अनुबंध के कर्मचारी हैं सभी उनको उनका अनुबंध काल जो है 3 साल से 2 साल घटाया जाए। और सरकार ने खुद कहा था, बीजेपी ने, कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे और एक वादा सरकार ने आज पूरा किया है। पिछले कल उसकी अधिसूचना होगी और 30 सितंबर 2021 की कट ऑफ डेट उसमें रखी है कि जो लोग 30 सितंबर 2021 को 2 साल पूरा कर चुके हैं उनको भी इसका लाभ होगा। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो संबंधित विभाग है, उनके जो विभागाध्यक्ष है या डिप्टी डायरेक्टर्स है, वो इस प्रोसेस को जल्दी जारी करेंगे, इसमें थोड़ी सी शीघ्रता लाएंगे और जल्दी हमारा जो नियमितीकरण का प्रोसेस है, जिसको जो है लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी जो है इसकी राह देख रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। एक बड़ा ही स्वागत करें। इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें आपसे साझा करना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री की कमिटमेंट्स रही है, जिसमें पे कमीशन एक बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है वित्त विभाग के लोगों से, अधिकारियों से फॉलोअप में हूँ, उनसे संपर्क साध रहा हूँ, क्योंकि हमारा संगठन और मैं जो बात कहता हूँ वो धरातल पे बात होनी चाहिए। हमने कोई वैसी कोई बात या हम कोई हमारा हंगामा खड़ा करना भी हमारा कोई मकसद नहीं है। वास्तविकता पे बात करते हैं और उस वास्तविकता को लेके हमने जो बातें छान के बाहर निकली है, उन बातों को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें हमारे 2.5 लाख कर्मचारी है और 1.5 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। सबकी निगाहें छठे वेतन आयोग पे है। ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा आज की डेट का है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि छठे वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है, क्योंकि अभी लॉ में वो फाइल फंसी है, बड़े दिनों से लॉ के पास वो है, अब उसमें क्या एग्जामिन कर रहे हैं, क्या उसमें वो देख रहे हैं, अब वो तो वही बताएंगे। तो अभी भी वो फाइल नहीं आई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में फाइल आ जाए और जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। पर उसमें जो अब मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि उसमें, क्योंकि पंजाब सरकार को हम फॉलो करते हैं, पंजाब के पे कमीशन को फॉलो करते हैं, तो उसमें पंजाब ने 3 विकल्प कर्मचारियों को दिए हैं पे कमीशन में नए में, कि अगर आपने 1/10/2011 उनकी जो रिवीजन की डेट थी, हमारे हिमाचल में 1/10/12 हुई है, वो 1 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ है, कि अगर 1/10/11 से पहले का आपने रिवीजन लेना है तो आपको जो है मल्टीप्लायर जो है वो लगेगा 2.59 का। अगर उसके बाद का बढ़ा हुआ रिवीजन लेना है तो मल्टीप्लायर आपको लगेगा 2.25 का कैलकुलेशन में। अगर आपने फ्लैट लेना है तो पंजाब ने कहा है कि आपको 15% लगेगा। पहले तो पंजाब की नोटिफिकेशन में था कि आपको जो लास्ट बेसिक थी आपकी 31/12/2015 की, उस बेसिक प्लस ग्रेड पे, और पंजाब में क्योंकि उस वक्त 113% डीए था, 113% डीए को मिला के जो बनता था उसका 15% हाइक। पर लेकिन पंजाब में रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी आपने देखा होगा, अभी जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी जी है, खरड़ में हुआ, उसमें मैं भी गया था, आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत विरोध हुआ। तो उस एजिटेशन में उन्होंने माना कि भाई हम 100, क्योंकि 31/12/2015 को भारत सरकार का जो डीए था वो 119% था और हिमाचल में भी 119 दिया जा रहा था उस डेट को। तो उन्होंने माना कि हम 119% के हिसाब से आपको जो है वो जो है 15% कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देंगे। और मुझे लगता है कि वो विकल्प, पहले उन्होंने एक और बात कही थी कि अगर 15% लेना है तो आपको एरियर नहीं मिलेगा, एरियर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बात मान ली है कि अगर आप एक 15% का हाइक लेते हैं तो आपको जो है 2.25 की कैलकुलेशन के हिसाब से एरियर भी मिलेगा। वो बात भी पंजाब सरकार ने मान ली है। बाद में उसकी अभी हाल ही में अधिसूचना भी जारी हो गई है। मैं ये बात, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर हम 15% का हाइक लेते हैं तो आपको एरियर नहीं मिलेगा, एरियर भी मिलेगा, पर आपको 2.25 की कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने कैलकुलेशन की है, कुछ मैंने अपनी कैलकुलेशन करके एक आधार मान के लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है। तीनों फैक्टर से मैंने कैलकुलेशन किया, आपने देखा होगा। मैंने 15% फ्लैट भी देखा था कैलकुलेट करके, 2.25 वाला भी देखा, 2.59 वाला भी देखा। तो उस हिसाब से मैंने अपनी बेसिक बनाई। बेसिक के हिसाब से अब मैंने ग्रुपों में भी डाला, शेयर किया, हालांकि उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, उसको देख सकते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। उस हिसाब से अगर 1/1/2022 की बात करें, वहाँ पे अगर, क्योंकि अभी हिमाचल सरकार, भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का डीए है वो केंद्र सरकार के तहत दिया जाता है,
उसी डीए को जो है सरकारें इंप्लीमेंट करती है। तो केंद्र में जो है 31% डीए दिया जा चुका है, इस वक्त 28 + 3 31 हो गया है। पर हिमाचल में अभी जो है 159 डीए दिया जा रहा है। अब नए डीए अगर इस नए फिक्सेशन के हिसाब से बनेगा तो हमारा डीए हिमाचल प्रदेश के अंदर 31% जो बनेगा उस हिसाब से। तो अगर 31% डीए, हालांकि अभी इसकी अधिसूचना जारी होनी बाकी है, अगर हम 31% डीए की बात करें, हालांकि हमारा 5% भी बचता है जो सरकार ने नहीं दिया, अभी 3 भी बचता है, 8% बचता है, उस हिसाब से हमारा 23% ही बन रहा है। अगर उस 23% की कैलकुलेशन करें तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कर्मचारियों को 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहने वाला हूँ, इस पे कमीशन से बराबरी वाली बात हो जाएगी और जेबीटी वर्ग को शायद कहीं रिकवरी लग जाए। तो अगर हम इस बड़े हुए डीए के जो केंद्र सरकार दे रही है 31% के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर हिमाचल सरकार 8% डीए की अधिसूचना जारी करती है, अगर करती है तो इस पे कमीशन के साथ, और मुझे लगता है कि कर देगी और करनी भी पड़ेगी और करनी चाहिए। हम मांग भी करते हैं कि जो 8% डीए हमारा बचा है उसकी अधिसूचना जारी, हमें एड पार्स केंद्र के डीए के साथ मिला दिया जाए तो 31% डीए हमारा बन जाएगा। उस 31% डीए के साथ जो है हमारी जो सैलरी में फर्क पड़ रहा है, तीनों विकल्प अगर देखा जाए, अगर जेबीटी वर्ग की मैं बात करूं तो जेबीटी वर्ग को जो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे है उससे उनको थोड़ा सा फायदा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उनका जो पे बैंड था वो 5,910 वाला था और 5,910 से उनका जो ग्रेड पे 3,000 था वो बढ़ के वो पे बैंड ही 10,300 पे आए हैं, प्लस वो 4,200 पे आए। तो इस हिसाब से जेबीटी वर्ग को तो फायदा होने वाला है 2.25 के टेबल से। और बाकी वर्गों की अगर मैं बात करूं या फिर जो थोड़े सीनियर लोग हैं, 5-6 साल की नौकरी होगी तो उनको अगर फायदा देखा जाए तो 15% की फ्लैट कैलकुलेशन से उनको फायदा ज़्यादा होने वाला है, सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। लगभग 5-6 हज़ार का फर्क पड़ रहा है उस कैलकुलेशन में। इस कैलकुलेशन को अगर आप मैं के सामने में रखूं तो मुझे भी 6-7 हज़ार का फायदा हो रहा है, बाकी को भी ऐसे फायदा होगा, वही फायदा नजर आ रहा है और वो फायदा अभी नहीं होगा। और अगर हम मान लो 2.59 का राइडर लेते हैं, जो लोगों को लग रहा है कि नहीं उसमें हमारे को एरियर भी मिलेगा, उस हिसाब से एरियर मिलेगा, हालांकि उसमें एरियर में ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन जब हमारी लास्ट रिटायरमेंट के टाइम की जो कैलकुलेशंस होगी बेसिक की, वो उस बेसिक में ही अभी 2,000 का फर्क है। अगर आप देखे जाए तो अगर 15% फ्लैट की बात करूं मैं तो उस वक्त मेरी 1/12/2021 को 78,809 बेसिक है। अगर इसकी बात करता हूं मैं 2.59 की बात करता हूं तो इसमें बेसिक मेरे जाती है 76,538। अब कुल मिला के इस वक्त ही मेरी बेसिक में है 1/12/2021 की अगर बेसिक देखूं तो 2,000 से अधिक का फायदा बेसिक में ही फर्क पड़ रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 15% के हिसाब से तो 2%, 2,000 से अधिक बेसिक ज़्यादा है। उसके ऊपर बेसिक के ऊपर आपको डीए मिलना है, उसके ऊपर आपको जो है और अलाउंसेस मिलने हैं, तो रिटायरमेंट तक जाते जाते तो ये कई लाखों में चला जाएगा। और फिर मजे की बात है, कर्मचारियों की जो पेंशन होती है ना या ग्रेजुटी होती है वो भी लास्ट बेसिक पे होती है, लास्ट बेसिक जो आप ड्रॉ करें, तो वो लाइफ लॉन्ग जो है इस 15% बड़े हुए से फायदा होगा। और दुर्भाग्य ये कि हिमाचल सरकार के जो पे कमीशन को लागू करने का जो प्रारूप तैयार हुआ है उसमें ये 15% का विकल्प ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पंजाब को फॉलो करते हैं तो पंजाब के अनुसार आप तीनों विकल्प रखें, कर्मचारी खुद डिसाइड करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे कर्मचारी 15% ले, हो सकता है मेरी कैलकुलेशंस गलत हो, पर मैं तो एक फ्लैट आइडिया मोटे तौर पे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जानना चाह रहे हैं कि कहां से क्या होने वाला है। बार बार क्वेरीज आ रही है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि हमें किससे फायदा होने वाला, कितना फायदा होने वाला है। तो कितना फायदा होने वाला दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा फायदा इस पे कमीशन से किसी को नहीं होने वाला है। हाँ, अगर वो भी अगर 8% हमारे को डीए नहीं दिया जाता तब तो समझो कि हमारे को रुपए का फायदा भी नहीं होने वाला है। ये 8% डीए अगर अभी इस जनवरी की सैलरी में सरकार जारी करती है तो हमें लगभग 5,000, 8,000, 7,000 का फायदा, 10,000 का फायदा मैक्सिमम होने वाला है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हमारे साथी ग्रुपों में बड़ा अखबारों के माध्यम से बड़ा हवाई हो रही है कि किसी को 2.72 का राइटर मिल रहा है, किसी को 2.62 का राइटर मिल रहा है। हमारे शिक्षक साथी है कुछ वो जो अखबारों में भ्रांतियां फैला रहे, बड़े कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो रहा है, मोटा लाभ हो रहा है, माला माल हो रहा है। साथियों, हिमाचल के अंदर कोई माला माल नहीं हो रहा है। हिमाचल के अंदर 2 ही राइडर है, वो चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा है। मैं उन साथियों को भी बोलना चाहता हूँ, आप ठीक बात करें, आप विभाग के अंदर जाके कुछ आंकड़े ले, उसके बाद आप लोगों में सनसनी फैलाए। 2.59 और 2.25 सभी के लिए 2 तरह का मल्टीप्लायर है, चाहे क्लास 1 ऑफिसर है, चाहे वो क्लास 4 ऑफिसर है, सबके लिए हिमाचल सरकार 2 ही तरह का पैमाना रख रही है। और हम मांग कर रहे हैं कि तीसरे तरह का जो पैमाना है, ऑप्शन है 15% फ्लैट की, जो पंजाब सरकार ने रखी है, उसको जारी आपको करना चाहिए, वो आपकी बाध्यता है, क्योंकि पंजाब सरकार के साथ आप जुड़े हैं, आपको देना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ठगा जा रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, वो थोड़ा सा जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग से नेचुरली एक मध्यम क्लास वर्ग के प्रति एक उम्मीद और अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती है
कि भाई ये आदमी हमारे बारे में ज़्यादा समझेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा। मध्यम क्लास के वर्ग को या यूं कहूँ कि एम्प्लॉयज़ वर्ग को जो है भारत सरकार के जो हमारा हर साल जो हमारा हर फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा बजट होता है उसमें जो हमारा टैक्स की बात होती है, उसमें टैक्स में किसी तरह की रिबेट पिछले 5 सालों से नहीं मिल रही है हमें। जितनी हमारी इनकम हो जाती है उसका मैं कहूँ कि 20% जो है हमारी सैलरी वो टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा हो रही है। तो राहत कुछ नहीं हो रही, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसका आप कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते। और उसके साथ साथ जो है जो अलाउंसेज है वो अलाउंसेज जो है हिमाचल सरकार बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के साथ छल कर रही है। एक तो हमारा जो टैक्स रिबेट है वो नहीं बढ़ रही है, टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ रहा है, वो एक दुखद समाचार है। दूसरी बात, हम ये उम्मीद करते हैं, ये हमारी सरकार को पता है, हमारे मुख्यमंत्री को पता है कि ये स्थितियां हमारे कर्मचारी के साथ हो रही है, क्योंकि कर्मचारी आज की डेट में हैंड टू माउथ है। और दूसरी बड़ी बात है कि एक सोच होती है कि भाई रिटायर हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को पेंशन मिल जाएगी या कुछ और लाभ हो जाएगा। वो पेंशन वाली स्थिति भी आज की डेट में उसके ऊपर भी असमंजस की स्थिति है। 2009 वाली नोटिफिकेशन की बात मुख्यमंत्री ने कही, वो भी अभी ठंडे बस्ते में। और हम मांग ये भी कर रहे हैं कि सबको पेंशन मिल जानी चाहिए। पेंशन अगर MP को मिल सकती है, 4 पेंशन मिल सकती है, एक MLA MP को, मंत्री को, तो कर्मचारियों को एक पेंशन तो लाइफ में मिल जानी चाहिए। उसके ऊपर भी बड़ा हम स्ट्रिक्ट बात करें कि पेंशन के ऊपर सरकार को विचार करने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ में जो अलाउंसेज की बात आपसे कह रहा था, अलाउंसेज में ये है कि पंजाब ने हर बार पे कमीशन के साथ अलाउंसेज बढ़ते हैं, चाहे भारत सरकार की बात करूं, मैं केंद्र के अलाउंसेज की बात करूं, चाहे पंजाब की बात करूं। हिमाचल सरकार में ही ऐसा होता है कि वो कर्मचारियों के लिए अलाउंसेज नहीं देती है। अभी मैं ये मांग जरूर कर रहा हूं कि अगर आप कर्मचारी हितैषी होने की बात करते हैं, अगर सच में कर्मचारियों को कुछ पे कमीशन का फायदा देना है तो अलाउंसेज की अधिसूचना भी साथ ही साथ जारी की जाए। पंजाब ने HRA की जो HRA है, हाउस रेंट की जो अलाउंस वृद्धि हुई है, उसमें 8%, 12% और 16% 3 स्लैब बनाए। हम ये कहते हैं कि आप सबको 10% फ्लैट जो बेसिक का है, लास्ट बेसिक जो है, उस बेसिक का 10% सबको दे दो और 5% CCA दे दो। और हमारे अलाउंसेज अगर बात करूं तो आपको बड़ी हैरानी होगी, मुझे अभी HRA 600 रुपये मिलता है और CCA 200 रुपये मिलता है, कैपिटल लोन, ठीक है। और HRA सिर्फ 600 रुपये मिलता है। और कितनी बेसिक पे? 78,809 की बेसिक, 78,809 की बेसिक पे आप सोच सकते हैं कि मेरा HRA कितना है, 600 रुपये। अगर 78,000 पे मेरे को आप कैलकुलेट 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,800 रुपये होगा। तो कहाँ 7,800 रुपये, कहाँ 600 रुपये है? तो ये रात और जमीन और आसमान का फर्क है। इस फासले को बांटने की जरूरत है, इसको कम करने की जरूरत है। तो हम मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अलाउंसेस हमें दे। और आज की डेट में मोबाइल अलाउंसेस, मोबाइल को आप बोलते थे स्कूल के अंदर नहीं ले जाना है, जिसका बड़ा भारी विरोध होता था कि स्कूल में टीचर या कर्मचारी मोबाइल नहीं लेंगे, ना चलाएंगे। आज की डेट में सारा काम हम टीचर जो है मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में जो है सारा काम मोबाइल ने किया है, सारी ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो मोबाइल अलाउंस की पंजाब में प्रोविजन है, तो 1000 रुपये मोबाइल अलाउंस सभी कर्मचारियों को दे, एक मांग करते हैं। साथ में हम जो मेडिकल अलाउंस की बात कर रहे हैं उसको हम जो है कैशलेस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम, सरकार ये बोलती है कि हम जो है गरीबों को जो है कैशलेस एक कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड देते हैं, तो वो हेल्थ कार्ड कर्मचारियों को भी दे दिया जाए, उससे सरकार की अपनी बचत होगी। एक हेल्थ कार्ड बनाया जाए, एक कैशलेस हेल्थ स्कीम जो है कर्मचारियों के लिए लागू करे। हमें मेडिकल अलाउंस नहीं चाहिए, हम उसको छोड़ देंगे, पर उसकी तरफ सरकार आगे बढ़े। ये कुछ मांगे हैं जो पे कमीशन से जुड़ी मांगे तुम्हारी बहुत सारी है। पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अधिसूचना है जल्दी हो, इसमें अलाउंसेस भी साथ ही अधिसूचना हो और साथ में DA की अधिसूचना भी साथ सरकार करे, तभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को थोड़ा सा लाभ होगा, अन्यथा पे कमीशन होना ना होना बराबर है। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से कर्मचारी हमारे ऐसे ही रिटायर हो जाते हैं बिना पदोन्नति के, बिना लाभ के, क्योंकि जो रिटायरमेंट के साथ आपकी बेसिक होती है, लास्ट बेसिक, वही आपको जो है आगे तक काम करती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है रिटायरमेंट के बाद भी। तो हर आदमी चाहता है कि रिटायरमेंट पे पदोन्नति उसको मिले ताकि उसका बेसिक चेंज हो जाए। तो मैंने कहा था, पॉलिसी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, SMC पॉलिसी भी बननी चाहिए। उस पॉलिसी के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर टीचर की पॉलिसी बननी चाहिए, आउटसोर्स की पॉलिसी बननी चाहिए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के विचाराधीन है और सरकार को इसके ऊपर जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। और कर्मचारी बहुत परेशान है इस मुद्दों को लेके। मैं आपसे बात क्या कह रहा था, मैं बात कह रहा था कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं बिना पदोन्नति से, उसमें एक हेडमास्टर है जिनको आपने 30 नवंबर को पदोन्नति दे दी, वो 150 लोगों को छलांग मार के वो पदोन्नत हुए, प्लेसमेंट दी गई है। बाकियों को आज अभी आप प्लेसमेंट नहीं दे रहे। अभी 31 दिसंबर को बहुत से लोग और रिटायर हो जाएंगे, उनकी जवाबदेही कौन लेगा?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है, क्या इसके पीछे कारण है। आपके जो खाली पड़े हैं प्रधानाचार्य के लगभग 320-30 पद खाली पड़े हैं, जिसमें 220 पद जो है वो मुख्याध्यापक वर्ग के बनते हैं, 100 के आसपास पद जो है लेक्चर वर्ग के बनते हैं, और आपका जो हेडमास्टर का जो पैनल है मुख्याध्यापक से प्रमोट होने, वो 117 का पैनल सारा ही है। तो आप पैनल ही नहीं भेजेंगे तो ये पदोन्नतियां कैसे होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्या निदेशक महोदय इसके लिए जिम्मेवार है, या सेक्रेटरी महोदय जिम्मेवार है, या कोई और आदमी है? जो भी आदमी है उस आदमी की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। और जानबूझ के ये पैनल नहीं भेजा जा रहा मुख्याध्यापक का। अगर आपको पता है कि आपकी पदोन्नतियों का कोटा 200-300 बनता है, तो आप उससे 2 गुना ज्यादा उसको बन सकते हैं। आपने 117 का 128 का पैनल भेजा हुआ है, तो उसके पीछे क्या मंशा है, ये भी एक समझ से परे है। अभी जो कहने की बात यह है कि और उलझा हुआ है पदोन्नतियों का मामला, प्रधानाचार्य का और क्यों उलझा हुआ है, उलझाया जा रहा है इसको। वीरेंद्र जी, हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी, उसका मकसद था कि जो समस्याएं हैं अध्यापकों की उसका निदान किया जाए। कुछ निष्कर्ष निकला उसका कि ऐसे ही वो हाई पावर देखिए, एक बड़ा मजाक फिर से आपने कहा और मैं इसका जवाब जरूर आपको देना चाहूंगा। और एक और मजाक शिक्षकों के साथ हुआ है, हम जेसीसी में नहीं लिए गए, और उसके बाद 2 दिसंबर को हाई पावर कमेटी की बैठक निश्चित हुई थी। मैं उससे पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला था और चीफ सेक्रेटरी से मिला था 30 तारीख को। हालांकि एक चिट्ठी हमारे को मुख्यमंत्री कार्यालय से जरूर आई है, वो मैंने सर्कुलेट भी की है कि आपको कंसीडर किया जाएगा उसके लिए। ना तो हमें कंसीडर किया गया, ना कोई ऐसी बैठक हुई। 2 तारीख को बैठक पोस्टपोन होगी। मुझे लगता है कि वो बैठक अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। उसके पीछे क्या मंशा है, क्यों नहीं कराई गई, और वो कराई जा रही थी तो उसके पीछे वो चुप चुप के क्यों कराई जा रही थी, उसमें किसी को इन्वाइट भी नहीं किया गया था। जब हमने इस बात का खुलासा किया तो सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा गया। शायद किसी संगठन विशेष को उसका लाभ देने के लिए इस बैठक को कराया जा रहा था। जब हमने उसके ऊपर हंगामा खड़ा किया, हमने अपनी बात रखी, क्योंकि हम सबसे बड़ा संगठन शिक्षकों का हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ है। जब हमने कहा कि हमें नहीं बुलाएंगे, हम अपनी बात रखें, तो क्या उसका औचित्य है। तो उसके बाद ये सारे जो कार्रवाई है ठंडे बस्ते में पड़ गई। हम मांग करते हैं कि जो हाई पावर कमेटी की बैठक है ये तुरंत बुलाई जाए, इसमें शिक्षकों को बुलाया जाए। हमारे एजेंडे को हमने एजेंडा दे दिया है। 43 सूत्रीय मांग पत्र हमारा चीफ सेक्रेटरी के पास कंसिडरेशन में, उन्होंने खुद उस बात को ले लिया है। तो हम चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा हो, और हमारे अनगिनत मुद्दे जो मैं आपसे भी चर्चा नहीं कर पाया, उन सब मुद्दों के ऊपर बात हो और सारे उसके कोई समाधान निकले। अभी जो बातें मैंने मुख्यतः आपसे चर्चा करनी थी वो ये मुख्य बातें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कि इन सब के ऊपर जो सकारात्मक जो निर्णय होगी, नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि सरकार एक कर्मचारियों की तरफ आगे बढ़ रही है।